देखिए उठा के देखिए, थर्ड टाइप है। पहली दो टाइप्स के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर है। थर्ड टाइप स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर आते ही, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, बाहर अगर लीनियर फैक्टर है तो पूरे लीनियर फैक्टर को आपको 1/t पुट करना है। आप कहोगे अब तक सब्स्टिट्यूशन में t लेते आ रहे थे, अभी 1/t कहाँ से आ गया? हमारा मकसद है इसको किसी ना किसी इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म। इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे लीनियर फैक्टर की जगह 1/t। ये सब्स्टिट्यूशन लेने से इजीली ये इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए अब तक, हमने जो निकाले हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। dx 1/t का डेरिवेटिव आ गया -1/t² dt। dx की वैल्यू है -1/t² dt। ये बाहर वाला फैक्टर 1/t, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/t - 1, दैट इज 1 - t/t। x की जगह वैल्यू पुट कर लो 1 - t/t होल स्क्वायर, 1 - t/t प्लस 1। एक t से एक t कैंसिल, ऊपर -1/t और बच गया। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लो, t² आ गया, ऊपर आएगा 1 - t होल स्क्वायर, 1 प्लस का t² माइनस का 2t, t से डिवाइड किया t बचेगा, t को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा t × 1 - t, और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t²। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, तीनों का एलसीएम, t² का स्क्वायर रूट, ये सारा सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है। इस t² का स्क्वायर रूट हो जाएगा t, और वो t ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इस t से t कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, केवल -dt। नीचे रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस का t² माइनस का 2t, प्लस t को 1 से प्लस t, माइनस का t² और प्लस का t²। एक -t² से प्लस t² कैंसिल, t² -2t प्लस t, -2t प्लस t, -t आ गया और प्लस का। इस टाइप का क्वेश्चन आपने निकालना सीखा हुआ है कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसमें सिंगल पावर वाली टर्म भी मौजूद हो तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहले क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे। बस इस सब्स्टिट्यूशन से बेनिफिट ये होगा कि ये इस इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हमने निकालना सीख लिया। ठीक है। फोर्थ टाइप, जब दोनों जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। फोर्थ और फिफ्थ टाइप थी क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक। जो फिफ्थ टाइप है ऊपर आ जाएगा x dx और नीचे दोनों जगह क्वाड्रेटिक। मैंने बताया ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन पहले फिफ्थ टाइप में रिड्यूस होगा। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो पहले फिफ्थ टाइप में रिड्यूस होगा और उसके बाद सोल्व होगा। ठीक है, कैसे देखें इसमें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1/1 + x² इंटू √1 - x² और dx। दोनों जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन लेना है x की जगह 1/t। ध्यान रखना दो केसेस में सब्स्टिट्यूशन 1/t आ रहा है, t नहीं आ रहा। कौन से केस में? जब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। बाहर लीनियर है तो लीनियर की जगह 1/t, और बाहर क्वाड्रेटिक है तो x की जगह 1/t।
पुट x इक्वल टू 1/t dx माइनस 1/t स्क्वायर dt। x की वैल्यू 1/t है तो 1/t स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1/t स्क्वायर, माइनस 1/t स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया टी स्क्वायर प्लस 1, रूट के अंदर एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस 1, इस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, इस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा टी, वो टी ऊपर आ जाएगा। अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन बिकम्स टी डी टी टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन है वो फोर्थ की बजाय इसकी बजाय इस टाइप में रिड्यूस होगा। कैसे होगा इस टाइप में? x dx और नीचे दोनों जगह कैसा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब यहाँ मैंने आके क्या बताया आपको, स्क्वायर रूट सहित जो स्क्वायर रूट वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको आप सब्स्टिट्यूशन में लेंगे। नाउ पुट रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t dt इक्वल टू 2z dz, 2t dt इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जो t dt है उसकी वैल्यू आ गई z dz, माइनस तो बाहर था ही, z dz, इसकी वैल्यू मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर, उसमें 1 और ऐड करना है क्योंकि यहाँ बाहर टी स्क्वायर प्लस 1 था और इसकी जगह मैंने जेड पुट किया ही है। इस जेड से ये वाला जेड कैंसिल, नीचे क्या बच गया? जेड स्क्वायर प्लस 2 बच गया, जेड स्क्वायर प्लस 2 जो इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें आएगा। 4-5 टाइप के स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ रहा है, पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हम इनमें आगे बढ़ेंगे कि किस केस में किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाएगा। 5 टाइप हैं, सारे के सारे बच्चे पहले उनको नोट कर लें कि किस केस में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। दोनों जगह लीनियर, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के बाहर, स्क्वायर रूट सहित लीनियर फैक्टर इक्वल टू टी, बाहर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर रूट सहित लीनियर फैक्टर को टी, बाहर लीनियर है स्क्वायर रूट के और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो लीनियर को 1/t, दोनों जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर है, स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट के बाहर भी, x की जगह 1/t। और फोर्थ जो टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप में रिड्यूस होगा तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, स्क्वायर रूट सहित जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उस सारे को हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। एक असाइनमेंट मिक्स क्वेश्चन मैंने बताया था, सबसे पहले तो बुक के क्वेश्चन दिए हुए पीछे, चैप्टर टेस्ट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो वहाँ जो मिक्स क्वेश्चंस हैं हर बच्चा निकाले। असली परीक्षा आप लोगों की अब होगी इसमें, जब आप मिक्स क्वेश्चंस को निकालोगे। हर क्वेश्चंस के ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन सबसे पहले तो कौन सी टाइप का है और उस टाइप में सोल्व करने का मेथड क्या होता है। सारी की सारी टाइप अगर दिमाग में होंगी तो आराम से डिसाइड हो जाएगा। हर टाइप का वर्किंग रूल हर बच्चे को ज़रूर पता हो कि जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीग्रेंड इस फॉर्म में है, तो मुझे इंटीग्रेट कैसे करना है। अगर ये बातें इसमें याद रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जब आप मिक्स क्वेश्चंस निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। अब तक हमने एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन निकाले हैं, 50% हिंट हमें पहले ही मिल रहा था कि भी इस एक्सरसाइज में ये टाइप है और इस टाइप का ये वर्किंग रूल है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकालोगे।
तो जो मिक्स असाइनमेंट है, मिक्स क्वेश्चन है, वो आप लोगों के पास मैं भेज दूंगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोग निकालेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास इंडेफिनिट के बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल कैलकुलस का एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसमें टॉपिक आपके पास आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट f(x) be a function of x which is continuous on the interval a b। a से b तक f(x) जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस कर्व है। a से b के बीच में कहीं पर भी ग्राफ में कोई गैप नहीं है। देन कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f(x) फ्रॉम a to b। a से b तक अगर स्मॉल f(x) का डेफिनेट इंटीग्रल निकाला जाएगा तो वो आपके पास कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल f(x) एंड कैपिटल f(x)? कैपिटल FB तो ठीक है, कैपिटल f(x) में x की जगह b रख दिया, कैपिटल f(x) में x की जगह a रख लिया, लेकिन ये कैपिटल f(x) है क्या? वेयर कैपिटल f(x) is indefinite integral of small f(x)। कैपिटल f(x) जो है जिसमें आप x की जगह b और a पुट कर रहे हैं, वो कैपिटल f(x) हमारे पास इस स्मॉल f(x) का इनडेफिनेट इंटीग्रल है, एंड वी विल राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) स्मॉल f(x) फ्रॉम a to b। f(x) का इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक? a से b तक। इट विल बी कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA, वेयर जो स्मॉल a है ना, लोअर लिमिट कहेंगे इसको हम, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, और जो b हमारे पास है उसको हम कहेंगे अपर लिमिट। b इज कॉल्ड अपर लिमिट। स्मॉल f(x) आपको दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है a से b के बीच में दिया हुआ फंक्शन कहीं पर भी अनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज ना हो। a से b के बीच में फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है, यानी कि a से b के बीच में f(x) की जो वैल्यू है फाइनाइट हो, रियल हो और यूनिक हो। कंटिन्यूटी वाला चैप्टर जब आपको पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम्स आई थी, वहाँ पर रोल्स थ्योरम और एलेम्बी थ्योरम, मोटे शब्दों में कंक्लूजन बता दिया था कि f(x) दिए हुए इंटरवल में फाइनाइट, रियल और यूनिक है तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूस। दिए हुए इंटरवल में डेरिवेटिव फाइनाइट, रियल और यूनिक है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो a से b के बीच में कंटिन्यूस होने का मतलब है a से b के बीच में कहीं पर भी फंक्शन f(x) जो है अनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज ना हो।
तो एक तो आपके पास ये सॉर्ट, जिस प्रकार आपने डेरिवेटिव निकालने के दो मेथड पढ़े हैं, एक तो सीधे जो फॉर्मूले वो अप्लाई कर दिए, और एक 11th में निकाला था फर्स्ट प्रिंसिपल से, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वही डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने का मेथड है। 1 से 3 तक 1/x को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एफ एक्स निकालना पड़ेगा। कैपिटल एफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल है। यहां स्मॉल एफ एक्स की जगह 1/x आया हुआ है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल में विशेष ध्यान रखना, मॉडुलस log ऑफ mod x। a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह 3 आ रहा है। कैसे याद रखोगे इसको? स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है उसमें x की जगह अपर लिमिट रख दें, अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, x की जगह लोअर लिमिट। c यहां नहीं आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास मैंने बताया था, वाई दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड इनडेफिनेट, क्योंकि एक ही फंक्शन के जो इंटीग्रल हैं उनकी संख्या इनफाइनाइटली मैनी थी, डिफर बाय ए कांस्टेंट। उन सब में जो डिफरेंस था वो किसका था? कांस्टेंट का था। तो एक ही फंक्शन के अनेक इंटीग्रल होने की वजह से वहां हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कह रहे थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक ही फंक्शन के जो अनेक इंटीग्रल आ रहे हैं उनमें आपस में डिफरेंस क्या था? केवल कांस्टेंट का, वेरिएबल वाइज कोई डिफरेंस नहीं था। यहाँ ये इंटीग्रल डेफिनेट क्यों हो गया? क्योंकि जो उस इंटीग्रल को इंडेफिनेट बना रहा था वो टर्म खत्म हो गई। अगर आप इसमें स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कह रहे हैं, तो इस पूरे इंटीग्रेशन में पूरा जो इंडेफिनेट इंटीग्रल आया उसमें एक्स की जगह अपर लिमिट रख दें, कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस साइन, पूरे इंटीग्रल में एक्स की जगह लोअर लिमिट रख लें, एफ ए प्लस सी, ब्रैकेट खुलेगी दिस और ये भी माइनस, सी से सी कैंसिल। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को भूल जाएं, नहीं आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आपके पास एक एक्सरसाइज तो पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन होगी। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस साइन, एक्स की जगह लोअर लिमिट, जो इंटीग्रेशन आया उसमें x की जगह 3 पुट करूंगा log ऑफ 3, x की जगह 1 पुट करूंगा log 1 0 होता है। यानी कि इस 1/x का डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 3 के बीच में कितना आ जाएगा? log 3 आ जाएगा। 1/x का जो डेफिनेट इंटीग्रल है 1 से 3 के बीच में उसकी वैल्यू कितनी होगी? log 3। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें चलेगा डेफिनेट इंटीग्रल। सीधी डेफिनेशन क्या होती है वो पार्ट हमारे पास है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का तरीका फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और एज लिमिट ऑफ सम। रिलेशन क्या है? डेरिवेटिव एक तो आपने निकाल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेशन यूज करके, और दूसरी तरफ डेफिनेशन अप्लाई करने की बजाय प्रोडक्ट कोशेंट जो भी रूल अप्लीकेबल है, साइन एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, एक्स एज इट इज साइन का कोस एक्स, साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, सीधा डेरिवेटिव आ गया। ये आपके पास इट इज इक्वलेंट टू दिस, कि सीधा इंटीग्रेट करके लिमिट रखो। और दूसरी तरफ इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसको मैं एफ एक्स कहूं, एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपके पास कहलाएगा डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऐसे ही यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में भी डेफिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम क्या है वो देखें एक बार, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन और इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल और एज लिमिट ऑफ सम। हालांकि सब्जेक्टिव सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कोई भी बच्चा बिल्कुल भी जिसको रिस्क लेना है वो लेगा। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें तो अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ए से बी तक किसी भी एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है। किसकी? एक सम की। सम है कोई, किसका सम है वो अभी देखेंगे, और उस सम की लिमिटिंग वैल्यू कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वो लिमिटिंग वैल्यू जो है ये हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन और इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तीनों में से कोई भी नाम दे दे, यही मतलब। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी तक हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। एफ एक्स को एक मेथड मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल निकालना। ये एफ एक्स जिस भी फॉर्म का है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का जो भी मेथड अप्लीकेबल है अप्लाई करें। जो इंटीग्रेशन निकल के आ गया, पूरे इंटीग्रेशन में एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस साइन, पूरे इंटीग्रेशन में एक्स की जगह लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल निकल जाएगा फ्रॉम जो आपके पास पहली डेफिनेशन मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेट इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं। इट विल बी लिमिट h approaches to 0 h into f of a plus h f of a plus 2h plus and so on f of a plus n minus 1 into h। n माइनस 1 के साथ जो h दिया हुआ है ना, ये मैंने नीचे अंडरलाइन लगा दी, एक लाइन खींच दी है नीचे n माइनस 1 के नीचे। इसका मतलब ये वाला जो h है ना वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 पूरे के साथ h मल्टीप्लाई है। ये आपके पास क्या कह रहे हो? वीडियो अटक रही है सर, आपने बहुत ज्यादा। वीडियो अटक रही है? बेटा मैं 1 मिनट इसके अंदर चेक करता हूँ वाईफाई स्ट्रेंथ क्या आ रही है उसके अंदर, ठीक है? अगर सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, बेटा अगर एक आध के साथ प्रॉब्लम है तो आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अगर मेरी तरफ से नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी तो हर बच्चे को मिलेगी, वो हर बच्चे को। यहाँ से अगर होस्ट के साथ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो वो हर बच्चे को मिलेगी, हर बच्चे के पास ऐसी सिचुएशन आएगी। एक आध बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, फिर से ज्वाइन करें, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, मान लो आज फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा, ऐप को अनइंस्टॉल कर दें एक बार और फिर दोबारा इंस्टॉल करें। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं, हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं आईटी में कि भी कहाँ से क्या। ये 1-2 ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करोगे तो हो सकता है समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, अगर मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो हर बच्चे को मिलेगी वो,
हर बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर उसको रीचेक करता हूँ, और एक आध के साथ है तो आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम। अब यहां आप कहोगे ये सम है, पहले तो मैंने ऊपर लिखा है लिमिट ऑफ सम, बाहर h मल्टीप्लाई है, इस h को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे, h इंटू एफ ए प्लस h इंटू एफ ए प्लस 2h, और लास्ट में h इंटू एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, सम आ गया, और उस सम की लेनी है फिर लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। आप कहोगे इसके अंदर ये n और h का रोल कहाँ से आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कहीं पर भी n और h नहीं है। n और h का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, तो वो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। a से b तक का जो इंटरवल है ना, a टू b, उसको हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, n सब इंटरवल्स, और एक्चुअल में सब इंटरवल्स की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइटली मैनी होगी। x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सम बाउंडेड रीजन। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बाउंडेड रीजन के एरिया को। उस बाउंडेड रीजन की बाउंड्री क्या क्या है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस, एंड लास्ट है जिस fx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y इक्वल टू fx का ग्राफ, y इक्वल टू fx का ग्राफ। y इक्वल टू fx सपोज मैंने आपको बताया a से b तक दिया हुआ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस टाइप का ग्राफ है। सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने इसमें लिया है a से b तक, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। मैंने a से लेकर b तक का जो इंटरवल है ना, उसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो h है। ये वाला पॉइंट a था, अगला पॉइंट a प्लस एच आ गया, x इक्वल टू ए प्लस एच। इससे आगे a प्लस 2h, इससे आगे a प्लस 3h एंड सो ऑन। h विड्थ के साथ मैंने इस इंटरवल a टू b को n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो h के इक्वल है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, अगर मैं कोऑर्डिनेट से देखूं, O से लेकर ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है, OA हमारे पास स्मॉल a है, OB हमारे पास स्मॉल b है, तो AB आ गया OB माइनस OA, B माइनस A। और इस AB जो इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल है, इसको मैंने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो h के इक्वल है। तो यहाँ से h, ये सब इंटरवल भी h, ये भी h है, इसकी लेंथ, ये भी h है, इसकी विड्थ की हम बात करें तो, एंड सो ऑन। इस प्रकार कितने सब इंटरवल हैं, n। प्रत्येक सब इंटरवल की विड्थ कितनी है, h है। तो h को n टाइम्स ऐड करूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो n टाइम्स ऑफ h हो जाएगा। यानी कि जो b माइनस a हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गया, nh के इक्वल। n और h का इंट्रोडक्शन क्या है, a से b तक का जो पोर्शन है, a से b तक का पोर्शन है, उसको हमने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो h के इक्वल है। तो h को n टाइम्स ऐड करूंगा तो a से लेकर b तक का जो पोर्शन है, a टू b, विच इज इक्वल टू b माइनस a, OB माइनस OA, OB इक्वल टू b, OA इक्वल टू a, b माइनस a। b माइनस a जो है वो किसके इक्वल आ गया, NH के इक्वल। b माइनस a किसके इक्वल है, NH। अब मैं अभी आपको बता रहा था कि एक बाउंडेड रीजन के एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। इस सम के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है ना, वो बता दो प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, एन और एच का जो प्रोडक्ट है वो बी माइनस ए के इक्वल है। अकेले एच की वैल्यू आ गई बी माइनस ए अपॉन एन। जब एच जीरो को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब एन जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक का जो पोर्शन है उसको इनफाइनाइटली मैनी सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये इंटरवल की विड्थ आपको एच दिखाई दे रही है वो कितनी छोटी होगी, कितनी छोटी। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रा कर दी। इस पूरी लाइन के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो साइड में दूसरी लाइन ड्रा की है, इधर वाली जो लाइन है इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट ए था और इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच हो गया। इसी प्रकार इसके पैरेलल एक लाइन और आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस 2h हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये जो सम आपको दिया हुआ है ना प्रोडक्ट्स का, इस h को अगर मैं अंदर लेके आ रहा हूं, h इंटू दिस, h इंटू दिस, h इंटू दिस, h इंटू दिस, पहले वाला जो प्रोडक्ट है ना, पहले वाला प्रोडक्ट नेग्लिजिबल विड्थ की रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे बनेगी, ये वाली रेक्टेंगल है ये सबसे पहली। पेन देखो कहां पर है। अगर मैं आपसे ये कहूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट एफ ए। यानी कि ये जो लेंथ है वो एफ ए है, एफ ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई एच, दिस इज एच। ये साइड एच है, ये साइड एफ ए है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एच इंटू एफ ए, पहले वाली जो रेक्टेंगल है ना, पहले वाली रेक्टेंगल, इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहोगे रेक्टेंगल कहां बनी भाई, आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। मैं अब इस पॉइंट का आपको रीजन बता रहा हूं कि मैं इसको रेक्टेंगल क्यों कह रहा हूं। सपोज ये आपके पास x इक्वल टू ए लाइन है, इसके बिल्कुल नजदीक, क्योंकि h जो है वो इस पहले वाली रेक्टेंगल की विड्थ है जो जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब ना के बराबर है। तो x डिस्टेंस के ऊपर जो दूसरी लाइन ड्रा होगी ना इसके साथ, वो इसके बिल्कुल इतनी नजदीक होगी कि हमें बीच में गैप दिखाई भी नहीं देगा। ये वाला इधर वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है a और एफ ए। इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर ही है, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a प्लस एच, y कोऑर्डिनेट एफ ए प्लस एच। तो नीचे तो पॉइंट आप x एक्सिस तक आए हुए हो, यहां सपोज x एक्सिस है, ये विड्थ यहाँ पर पहले वाली जो रेक्टेंगल उसकी विड्थ h है, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो हमारे पास एफ ए दी हुई है। क्योंकि जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि उनमें गैप ही दिखाई नहीं दे रहा इन दोनों लाइनों के बीच में, तो जो आपको ये इस टाइप की कर्व दिखाई दे रही थी ना, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, दो पॉइंट बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कर्व आपके पास है वो आपको स्ट्रेट दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहले वाला जो पोर्शन, ये तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाने के लिए ये गैप बीच में ज़्यादा लिया हुआ है। जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन, उसको मैं पहली रेक्टेंगल कह रहा हूँ। शेडेड रीजन को पहली रेक्टेंगल। h रेक्टेंगल की विड्थ ना के बराबर है। पहली रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ए, दूसरी रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ए प्लस एच, तीसरी रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। और इन सभी रेक्टेंगल्स की इस प्रकार रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी।
इन सब के एरिया को आप ऐड करोगे, सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास उन सब का जो सम आएगा वो टोटल ये एरिया आ जाएगा कंप्लीट यहाँ तक। एक बार और डिस्कस कर देंगे इस पॉइंट को, जहां इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ a से b तक का जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इट विल रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ fx। 4 बाउंड्री हैं, 3 बाउंड्री फिक्स है, x इक्वल टू a जो डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट है, x इक्वल टू b जो अपर लिमिट है, एक बाउंड्री x एक्सिस और लास्ट बाउंड्री उस कर्व का ग्राफ जिसका डेफिनेट इंटीग्रल हमें निकालना है। इन सब से जो रीजन बाउंड होगा उस रीजन को ये बड़ा डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है उस पार्ट में जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा। वो एक्सरसाइज अभी से 2 या 3 एक्सरसाइज दूर है। अभी हम पहले बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स का सम निकालना है और उस सम की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस रिस्ट्रिक्शन। जहाँ n और h का प्रोडक्ट इकट्ठा आ जाएगा आप उसकी जगह b माइनस ए पुट कर दोगे। b माइनस ए का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। n और h का प्रोडक्ट क्योंकि इस सम के अंदर n भी आएगा h भी आएगा, तो जहाँ n इंटू एच इकट्ठा आ रहा है उसकी जगह आप रखोगे b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अकेला h जहाँ बच गया उसकी जगह आप पुट कर दोगे 0, क्योंकि h किसको अप्रोच कर रहा है 0। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसकी क्वेश्चन टाइम नहीं बचा है, आगे एक्सटेंड करते हैं, आप लोगों की क्लास है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये क्वेश्चन हम कल ही डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क होगा ये 5 जो टाइप मैंने बताई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं एक फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आप लोगों के पास, बुक में नहीं है, वहाँ से आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सी टाइप का कौन सा क्वेश्चन है। पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से रिवाइज करें, पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल। और संडे को इस पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रल का एक टेस्ट होगा जिसमें बुक के क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, मिसलेनियस, सारा सब कुछ। एक असाइनमेंट में आपके पास भेज रहा हूँ, मिसलेनियस मिक्स जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। अगर उसमें डाउट मिलते हैं तो डाउट आप भेजें मेरे पास, कल भेजें, कल की क्लास में डिस्कस होंगी, परसों सुबह की क्लास आपकी हो जाएगी अगर डाउट हुए तो। इवनिंग आवर्स में टेस्ट के लिए तैयार रहें इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्लास यहीं पर बस ये 10-15 सेकंड में डिस्कनेक्ट हो रही है, तो आगे क्वेश्चन हम नहीं निकाल पाएंगे। इसमें जस्ट मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई है कि एक तो डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल निकालना, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेट इंटीग्रल निकालना। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा और डायरेक्ट क्या होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो सारा सब कुछ मैंने इसमें डिस्कस। ठीक है।